चलिए, तो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ट्रैक्ट में तो मुझे पहले ये आपसे जानना है कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट से क्या समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्यों पढ़ना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर है वो कैसा है हमारे इंडिया में? ये 3 चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या है इसका आंसर। बताइए तान्या, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? हाँ जी सर। सर जब दो पार्टीज आपस में कोई एग्रीमेंट करें उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है। और सर ये एक्ट गाइडलाइंस ले डाउन करता है और मतलब सिचुएशंस में कि कहाँ पे कर सके। तो क्यों जरूरी है? आपने बोला ना, 2 पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जरूरी होता है। क्यों जरूरी है? हाँ जी सर। क्यों सर कॉन्ट्रैक्ट ताकि साइन कोई करना जरूरी है? सर ताकि कोई कल को जाके कॉन्फ्लिक्ट ना हो, टर्म्स एंड कंडीशंस सारी प्रॉपर्ली लेड डाउन हो और तो ये कोई इसका मिसयूज़ ना करे। तो ये तो कुछ लोगों की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन है कि विश्वास ही नहीं है। सॉरी सर। कुछ लोगों की क्रेडिबिलिटी पर ये तो क्वेश्चन है ना, विश्वास ही नहीं है। आप बोल सकते हैं ना कि या अच्छा, तुम्हारा मेरे पर विश्वास नहीं है, ऐसे बोलोगे तुम? मैं क्या पीछे हट जाऊंगा? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पीछे नहीं हटता हूँ, इस तरीके की बातें अगर वो बोलेगा फिर सर इसका क्या जवाब दीजिएगा आप? सर वो तो फिर फ्यूचर अनसर्टेनिटी पे है ना, ये तो कोई नहीं, मुझे कन्विंस मत करिए। जो ये क्वेश्चन आपसे करेगा, आप उसको कन्विंस करने के लिए हाँ कि जी नहीं नहीं हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए, क्या बोलिएगा? सर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। हाँ। सर कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा आपस में, सारी चीज़ें बिफोर हैंड लेड डाउन होंगी, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पता होंगे उनको, क्लियर होंगे और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और ये सारी चीजें तो बोल कर भी हो सकती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करना पड़ता है? सर लीगल एक्शंस हो सकते हैं उसके बाद अगर वो फुलफिल ना करे अपनी कंडीशंस को तो। हाँ, तो जब आप टूथपेस्ट खरीदते हैं तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं सेलर से। नहीं सर, पर उसके लिए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। हाँ, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, बट आपने उससे जब लिया था तो आपने सारी कंडीशंस फुलफिल किए थे उस कॉन्ट्रैक्ट के कि नहीं? ये सारी चीजें के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए था फिर आपको। या फिर उसने सारे कंडीशंस फुलफिल किए थे कि नहीं? क्या आपने पूछा था उससे कि ये चीज जो है ये कितने का है, इसकी एक्सपायरी इतनी है, ये सब पूछा या बताया गया था? सर वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो तो ठीक है, मैं टाइप नहीं पूछ रहा हूँ। अभी अभी तान्या ने बोला ना कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करने के लिए, मतलब लॉज में, लॉ जो बनाया गया है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना मैंडेटरी है ना? तो जो लोग ये बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना मैंडेटरी है, मतलब कि वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि साइन नहीं किए गए हैं, जो कि लिखित में नहीं है, उनका तो कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। सर वो एक तरह से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कोई तो भी तो मल्टीनेशनल वैलिड कंपनी है कॉन्ट्रैक्ट है सर। ना? नहीं सर, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है, उसे अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो वो सर हर घर जाके साइन करवाने लग जाए अगर, तो बस सर वो साइन करवाती रह जाएगी। कुछ चीजें सर इम्प्लाइड होती हैं। हाँ, तो इम्प्लाइड तो ठीक बात है, लेकिन आ, जब कोई कुछ बोलता नहीं है तो वो वैलिड तो है ना? फिर भी इम्प्लाइड तो ठीक है, लेकिन क्या वो वैलिड है कि नहीं है? इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? आवाज आ रही है? आ रही है सर। तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? होना चाहिए सर। होना चाहिए कि है? है सर। तो देखिए क्या होता है। हाँ तान्या, आपको कुछ बोलना है? नहीं सर।
हाँ, म्यूट कर लीजिए। सो क्या होता है कि दो चीजें होती हैं आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, या इंडिया में या फिर ब्रिटेन में भी दो चीजें हैं, एक एग्रीमेंट है, ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेम ही चीज होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज हम जो भी साइन करते हैं वो हम जिसके साथ साइन कर रहे हैं, जजमेंट उसे नहीं देना है, जजमेंट किसी थर्ड पर्सन को देना है। और थर्ड पर्सन को ये वो सारी बातें जो हम दोनों के बीच में हुई हैं वो कैसे पता चलेगी? या तो मैं बताऊंगा या फिर जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हूं वो बताएगा। तो मैं बताऊंगा तो मैं सारी चीजें अपने पक्ष में बताऊंगा, वो बताएगा तो वो सारी चीजें अपने पक्ष में बताएगा, है ना? तो कोर्ट किसकी बात मानेगा? तो इसीलिए बेटर ये होता है कि लिखित में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर लिखित में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, सच एज कि स्टैंडिंग ऑफर्स जो होते हैं, स्टैंडिंग ऑफर बोल रहा हूँ, जनरल ऑफर्स जो होते हैं, है ना, कि दैट इज ओपन टू एवरीबडी, वहां पर कोई एक आदमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पर रिक्वायरमेंट ये होता है दैट वॉट एवर आर द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, यू जस्ट फुलफिल दोज थिंग्स। और जब आप उस चीज को फुलफिल करते हैं तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है। तो इट इज नॉट जस्ट दैट कि अगर मैंने बोल दिया, ऑफर दे दिया और आपने उसको ना कुछ रिप्लाई किया, ना कुछ उसके कंडीशंस फुलफिल किए, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में तभी आएगा जब देयर इज एन इंटेंशन टू फॉर्म अ लीगल ऑब्लिगेशन। जब तक कोई लीगल ऑब्लिगेशन का इंटेंशन नहीं है आपका, तब तक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। तो ये इंटेंशन इंपॉर्टेंट है आपका किसी भी पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि एक केस है जो कि आपके केस मटेरियल में भी है, बैल्फर वर्सेस बैल्फर। उसमें एक हस्बैंड और वाइफ है, तो हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देता है, कुछ दिनों बाद मेंटेनेंस देना बंद कर देता है। मेंटेनेंस देता है तो उसके खर्चे के लिए देता है, ना कि ही इज बाउंड बाय द लॉ टू पे दैट मेंटेनेंस। तो क्योंकि उसके खर्चे के लिए सिर्फ दे रहा है, ही इज नॉट बाउंड, ही इज नॉट अंडर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसी वजह से उसको एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। क्योंकि उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था, दैट रिलेशनशिप वाज नथिंग मोर देन अ पर्सनल रिलेशनशिप, और पर्सनल रिलेशनशिप के आधार पर जो भी उनमें डिसाइड हुआ था उसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं ये बोलते हुए कि इसने तो बोला था कि ये देगा, अब ये नहीं दे रहा है। तो कोर्ट बोलेगा ये आपके आपस के बीच की बात है, यहाँ पर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट देखेगा दैट वेदर यू हैड एन इंटेंशन फॉर पेइंग दैट मनी, एंड इफ द मनी वुड नॉट हैव बीन पेड, then what would have been the intention of the person to whom the money was paid? तो दोनों का इंटेंशन देखेगा, सिर्फ जो पे कर रहा है उसका इंटेंशन नहीं देखेगा, दोनों का इंटेंशन देखा जाएगा। और जब इंटेंशन देखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में, तो ये देखा जाता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता है तो क्या वो दूसरी पार्टी कोर्ट में उसको ले जाने के लिए उसको ले जा सकती है कि नहीं सकती है। मतलब अगर दूसरा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करेगा तो सामने वाला किस हद तक जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करवाने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के डैमेजेस को क्लेम करने के लिए किस हद तक जा सकता है। तो अगर वो हद कोर्ट है तब फिर इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन विच इज देयर। लेकिन अगर वो हद कोर्ट नहीं है तब फिर वहां पर देयर इज नो इंटेंशन फॉर लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? दैट आप लीगली बाउंड हैं। आप जब इंटेंशन बना रहे हैं तो
आप उस इंटेंशन को बना रहे हैं और उस इंटेंशन को बनाने की वजह से ही आप लीगली बाउंड हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो एक और केस है कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी, जिसमें कि एक जनरल ऑफर दिया जाता है पेपर द्वारा। इन्फ्लुएंजा बहुत फैल रहा था तो उस कंपनी में एडवर्टाइजमेंट आया कि इन्फ्लुएंजा को खत्म करने के लिए हम एक मेडिसिन दे रहे हैं, अगर आप इस मेडिसिन को जिस तरीके से प्रिस्क्राइब्ड है उस तरीके से अगर आप करते हैं तो फिर आप को कुछ इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, अगर फिर भी हो जाता है तो हम आपको 100 पाउंड्स देंगे एज अ कॉम्पेंसेशन। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चीज को इंश्योर करने के लिए दैट मैं सीरियस हूं और आप कोर्ट भी जा सकते हैं अगर मैं उस चीज को ना करूं। इस चीज को मतलब बताया तो नहीं गया, लेकिन द एक्शन शोड, एक्शन क्या था, दे डिपॉजिटेड 1000 पाउंड्स इन अ बैंक। 1000 पाउंड जो है, जो भी एडवर्टाइजिंग कंपनी है उसने बैंक में जमा करा दिया। अगर वो बैंक में जमा नहीं कराती तो उनका लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन उनका जो ये जो एक्ट था, दिस एक्ट वाज इटसेल्फ एन इंडिकेशन दैट they wanted to enter into a legal obligation to whosoever fulfills those conditions and takes the medicine in the prescribed manner। तो एक्शन भी लीगल इंटेंशन बता सकता है, लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने का इंटेंशन बता सकता है। सिर्फ बोलना या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंटेंशन कोर्ट केस टू केस बेसिस पर डिसाइड करती है। ठीक है, आपका जो बेयर एक्ट है उसमें कहीं भी इंटेंशन नहीं लिखा गया है कि इंटेंशन जो है वो देखा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। लेकिन कोई केसेस जो हैं, केसेस में टाइम टू टाइम ये चीजें दोहराई गई हैं और टाइम टू टाइम ये चीज देखा गया है कि इंटेंशन इज अ वेरी important ingredient to find out whether the contract is a valid contract or not। ठीक है, तो इंटेंशन बहुत जरूरी है। ये चीज जो है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक पॉइंट है विच इज देयर टू बी अंडरस्टूड इन कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज द बेसिक थिंग, तो फिर आप आगे की चीजें जो सेक्शंस हैं वो नहीं समझ पाएंगे। सेक्शन पढ़ना ये आपका काम है, मेरा काम है कि आपको इस मुकाम तक पहुंचा दूं कि आप इंडिया जितने भी सेक्शंस लेकर आएगा वो सारे के सेक्शंस आप आसानी से समझ सकें। तो सेक्शन को कैसे पढ़ना है दैट आई विल टीच यू। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इंडिया हैज मेड, rather it is the one that Britishers made for us, and that is why it is the one which is continued from 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 इज इन आवर सिलेबस। इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी थी और हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली थी, सोसाइटी में वो चीजें ऑलरेडी प्रेवलेंट थी, तो इसी वजह से इंडिया ने उसी को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, बहुत सारे लॉज हैं इंडिया में जो कि ब्रिटिश के टाइम से कैरी फॉरवर्ड होकर आए हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद भी उन लॉज को एज अ कॉमन लॉ प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया है इंडिया में। कॉमन लॉ प्रिंसिपल आप जूरी स्टूडेंट्स में पढ़ते हैं दैट व्हाट इज कॉमन लॉ प्रिंसिपल। कॉमन लॉ प्रिंसिपल मीन्स द रूल्स, द प्रिंसिपल्स इवॉल्व्ड बाय द जुडिशरी। तो जुडिशरी या जजेस जो हैं, जो भी प्रिंसिपल या रूल्स बनाते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के आने से पहले, उनको हम लोग कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स बोलते हैं। आपका पूरा का पूरा टॉर्ट लॉ जो है उन्हीं कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। बट हम लोगों का जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हमें बस उसी पर अभी फोकस करना है क्योंकि बताने को बहुत सारी चीजें हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही। तो इसके अलावा अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो वो खत्म ही नहीं होगा, वो उसके लिए मैं 8-9 घंटे ऐसे ही बोलते रह जाऊंगा, आप सुनते रह जाइएगा। बट हम लोगों का फोकस ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझना। तो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में हो या कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंट्री में हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का या कॉन्ट्रैक्ट में आने का सिर्फ एक ही मोटिव है
इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही एक लौता मोटिव है जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपका कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं है किसी भी तरीके का, तो आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करेंगे। अगर आपको घर बैठे सब कुछ मिल जा रहा है तो आप किसी से बात ही नहीं करेंगे। ये मेंटालिटी है ह्यूमन बीइंग्स की। आज की डेट में कोरोना चल रहा है, कोरोना के टाइम पर घर बैठ के सब कुछ मिल रहा है, सरकार दे रही है, खाने को दे रही है ना। जिनकी सैलरी नहीं भी आ रही है वो उस चीज को, उस खाने को लेकर, उस ग्रेन्स को लेकर घर पर बैठकर खा रहे हैं, तो वो किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। नॉट जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू टॉक, मन ही नहीं करता है। इंसान का नेचर ही ऐसा है कि दे विल नॉट टॉक इफ योर जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वन ऑफ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, और उसी के लिए सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। ठीक है, हम लोगों का जो सिलेबस है उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर हम लोग सेक्शंस को देखेंगे तो सबसे पहले जो सेक्शंस हमारे सिलेबस में है सिर्फ उनको नहीं देखेंगे, सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए सारे सेक्शंस को देखेंगे। अभी तक जो बताया मैंने वो समझ आया आप लोगों को कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज, किस चिड़िया का नाम है? यस Yes, सर। sir. ओके, सो नाउ आई विल मूव ऑन टू द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट आप लोग खोल लीजिए, ठीक है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 खोलिएगा। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो बेयर प्रोविजंस है उस पर आते हैं। सबसे पहले जो पहला पेज है वहां देखिए ऊपर में क्या लिखा है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। वाई एक्ट नंबर 9? उस साल 1872 साल में जो नौवा एक्ट पास हुआ था, है ना, लेजिस्लेचर द्वारा, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था। उसके नीचे देखिए राइट हैंड साइड में डेट लिखा है 25 ऑफ अप्रैल 1872। व्हाट इज दिस डेट? ये कौन सा डेट है? ये वो डेट है जब इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को प्रेसिडेंट ने असेंट दिया था, मतलब उसने साइन किया था और बोला था ठीक है इसको मैं असेंट दे रहा हूं, ये इंडिया में लागू होगा। जिस दिन उसने सिग्नेचर किया था, दिस इज दैट डेट। जरूरी नहीं है कि जिस डेट को ये सिग्नेचर किया गया है उसी डेट से ये लागू हो जाए, ठीक है। इफ यू आर इन दिल्ली यू विल बी नोइंग दैट अभी कुछ दिन पहले एक लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नोटिफाई किया गया था, 27 ऑफ अप्रैल से वो पास मतलब लागू होगा, लेकिन उसका जो असेंट है वो इससे काफी पहले हो चुका था। बट इट हैज बीन नोटिफाइड टू बी notified by the government that it will come into effect from 27th of April। तो जरूरी नहीं है कि जो डेट यहाँ लिखी है टॉप राइट कॉर्नर में 25 अप्रैल 1872 यही डेट होगा जिससे कि ये लागू हुआ है। जब हम आगे आएंगे तब हम देखेंगे दैट सी सेक्शन 1 का जो दूसरा पैराग्राफ है उसको देखेंगे। इट सेज इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अभी तो ये खत्म हो चुका है, जो नया बेयर एक्ट है उसमें आपका जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंक्लूड कर लिया गया है। सो पुराने वाले में देखेंगे तो लिखा होगा एक्सेप्ट फॉर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट नए बेयर एक्ट में लिखा है in the whole of India, and it shall come into force on 1st day of September 1872। ये इफेक्ट में कब आएगा? 1st day of September 1872, 1 सितंबर 1872 को ये इफेक्ट में आएगा, फोर्स में आएगा। सिमिलरली आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, India became republic on 26th of January 1950, but the constitution preamble says that the constitution was adopted, enacted by the Indian people, by the legislators on 26th of November 1949। तो 26th of November 1949 को ही उन लोगों ने अडॉप्ट तो कर लिया था, बट मेजर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट came into force on 26th of January 1950। सो मेजर प्रोविजंस जो है वो इफेक्ट में आए। तो इसीलिए कोई भी एक्ट में अगर स्पेसिफाइड है कि वो कब फोर्स में आएगा,
तब वो उसी डेट को फोर्स में आता है। या फिर अगर उसमें लिखा हुआ है कि एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करेगी, यानी कि नेशनल गैजेट में जब तक एक नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि ये चीज लागू की जाती है, तब तक वो लागू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है, सच एज कि यहाँ पर तो लिख दिया है कि 1st day of September 1872, but if nothing is written, then in that case it is from 12 o'clock night, यानी कि अगर यहाँ पर नहीं लिखा होता कि 1 सितंबर 1872 से लागू हो रहा है, तो फिर 25 अप्रैल की जो रात थी 12 बजे से वो लागू हो जाता और इफेक्ट में आ जाता अपने आप, अगर नहीं लिखा रहता तो। लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ है कि ये फोर्स में आएगा 1 सितंबर 1872, so it will come into force on 1 सितंबर 1872। ठीक है, अब देखिए इसका जो प्रियम्बल है, जो हम लोगों का जो प्रियम्बल है, मैं स्क्रीन आपसे शेयर कर ही लेता हूं। मेरे पास बेयर एक्ट जो है वो मेरे रूम पर है दिल्ली में, बट यहाँ पर नहीं है, तो मैं ऑनलाइन ही देख रहा हूँ। एक मिनट, आई एम शेयरिंग यू द स्क्रीन। देखिए स्क्रीन सामने दिख रहा है ना? Yes, sir. Okay. See, preamble says, whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to contracts, it is hereby enacted as follows। ये प्रियम्बल है। हर ज्यादातर पहले जो एक्ट्स आते थे या अभी भी आते हैं, किसी किसी में प्रियम्बल होता है, किसी किसी में नहीं होता है। ये लेजिस्लेटर या ड्राफ्टर के ऊपर है कि वो डालता है या नहीं डालता है। यहाँ पर डाला गया है। सो इट सेज whereas it is expedient to define and amend, ये दो वर्ड आप जरूर देखिए ध्यान से, define and amend certain parts of the law। यानी कि क्या है इसका मतलब कि लॉ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। 1872 से पहले, 25 अप्रैल 1872 से पहले ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, उससे रिलेटेड कुछ लॉज थे जो कि एग्जिस्टेंस में थे, डेफिनेटली होंगे, तभी उस कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे और केस जाता था कोर्ट में। लेकिन वो इतने ज्यादा स्ट्रांग या कुछ इतने ज्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं हुए थे, जिसकी वजह से इनको अमेंडमेंट लाना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नई चीजें डिफाइन करनी पड़ी। तो हम लोगों का जो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, दिस डिफाइंस एंड एट द सेम टाइम अमेंड्स। ठीक है, वन मोर वर्ड इज यूज्ड इन प्रियम्बल, that is consolidate। कहीं कहीं पर आप देखेंगे when you will read the preamble you will find that consolidate word का भी यूज किया गया है। जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर का आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो भी 1872 का है, और उसमें कंसोलिडेट वर्ड का यूज किया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेट? कंसोलिडेट वर्ड का मतलब ये है कि जो भी एक्ट बनाया गया, दिस एक्ट इज इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो भी बातें कही गई हैं वो सिर्फ यही कही गई हैं, उनसे रिलेटेड चीजें सिर्फ यही कही गई हैं, उनसे रिलेटेड चीज और कहीं नहीं कही गई है। तो कंसोलिडेट अगर हम कुछ करते हैं किसी लॉ को, मतलब कि हम उसको वही तक रखते हैं, उसी में सब कुछ रहता है। ठीक है, या फिर पुराने लॉज जो कि रिटन नहीं थे उनको अगर हम एक जगह लेकर आते हैं, तो फिर उनसे रिलेटेड चीज अगर सिर्फ उसी एक्ट में लिखा गया है जिसमें कि वो लाया गया है, सो वो कंसोलिडेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत सारे लॉज जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर एग्जिस्टेंस में हैं, उन लॉज को अगर हम सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं और एक किताब में ला रहे हैं, तब हम उसको कोड बोलते हैं। दैट इज अ कोड, सच एज अपना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पीनल कोड, दीज आर कोड्स, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज को आप बस इकट्ठा करके एक जगह पर रख रहे हैं, इसीलिए इसको कोड बोला जाता है। और जो बाकी होते हैं दूसरा होता है, उसको एक्ट बोलते हैं, क्योंकि एक्ट में आप नई चीजें भी डालते हैं।
एक्ट में पुरानी चीजों को संग्रह सिर्फ नहीं किया जाता है, यू पुट सम न्यू थिंग्स एज वेल। और कंसोलिडेट वर्ड का मतलब ये है दैट यू आर मेकिंग इट क्लियर, यू आर मेकिंग इट एक्सक्लूसिव, ये यहीं पर रहेगा वो, ठीक है। Whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to contracts. So it is expedient. Expedient word you will see everywhere in preamble. Expedient word का मतलब ये है that it was convenient and helpful. ठीक है, डिफाइन करना और अमेंड करना was helpful. किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए हेल्पफुल होगा, जुडिशरी के लिए भी हेल्पफुल होगा, ताकि जुडिशरी बेटर तरीके से कोई भी केस में डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके। सो एक्सपीडियंट मींस इट इज कन्वीनियंट एंड हेल्पफुल। ओके, सो दिस प्रियम्बल इज इंडिकेटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट। प्रियम्बल बताता है कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये प्रियम्बल से क्या पता चल रहा है दैट इस एक्ट का ऑब्जेक्ट ये है कि ये चाहता है कि लॉज को जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं उनको डिफाइन किया जाए, उनको अमेंड किया जाए, सो दैट इट बिकम्स यूजफुल, इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर द जुडिशरी और द पीपल टू अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ठीक है, दिस इज द पर्पस, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। अब जब 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग। दैट लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, इन दैट यू विल लर्न दैट व्हाट एंड हाउ द ड्राफ्टर्स दे मेक द एक्ट। ठीक है, जब आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे तब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे पिटीशन, कन्वेयंस, ये सब। उसमें आप पढ़ेंगे कि जो आप पिटीशन डालते हैं कोर्ट में वो कैसे डालना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए। तो आप अपना जो भी ऑप्शनल है यू सेलेक्ट इट वाइजली, उसको बहुत वाइजली सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि बाद में चेंज नहीं हो सकता है। तो आप अभी से एक अपनी मेंटालिटी बनाकर रखिए कि आपके जितने भी ऑप्शनल्स आएंगे उनमें आप किसको किसको चूज करते हुए जाएंगे, सच दैट जब आप 6th सेमेस्टर पास आउट कर जाएंगे तो आपके पास उस फील्ड से रिलेटेड एनफ नॉलेज होगा। अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हैं तो, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आपको सब कुछ पढ़ना है, जुडिशरी निकालने के लिए तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। बट कुछ चीजें इधर से कुछ चीजें उधर से पढ़ने से बेटर है, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एक चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ प्रीएम्बल सेज इट इज hereby enacted as follows. It is hereby enacted as follows. Enacted word का मतलब ही यही है that it has been passed in the parliament. तो enacted word जहां भी आपको लॉ में दिखेगा मतलब कि ये जो भी लीगल प्रोसीजर है किसी भी बिल को पास करने के लिए पार्लियामेंट में, वो सारे के सारे लीगल प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं और तब जाकर वो बिल पास कराया गया है पार्लियामेंट में। तो इट इज hereby enacted as follows। और इसीलिए ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो इस तरीके से पार्लियामेंट में पास हुआ है जो कि नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है। ठीक है, अब सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज योर प्रिलिमिनरी। दिस इज द इनिशियल चैप्टर। बहुत सारे जो एक्ट्स हैं वो चैप्टर्स में डिवाइडेड होते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताने के लिए आपको खोजना नहीं पड़ेगा इधर उधर, तो इसीलिए उससे रिलेटेड चीजें एक जगह लिखी होती हैं और उनको एक चैप्टर नेम से इंडिकेट किया जाता है। सो दिस प्रीएम्बल इज फॉलोड बाय अ प्रिलिमिनरी चैप्टर। ठीक है, इसमें सेक्शंस हैं, 2 सेक्शंस हैं इसमें। पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, दूसरा सेक्शन है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। 19th सेंचुरी का जो समय था उस समय जो डेफिनेशंस वाला जो सेक्शन होता था उसको हम लोग इंटरप्रिटेशन क्लॉज से डिनोट करते थे। ठीक है, इट इज नॉट अ कस्टम, रादर इट इज नॉट अ ट्रेडिशन ऑल्सो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज आज हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो वो क्यों नहीं करते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट समय समय की बात होती है कि उस समय लोग क्या पढ़ना क्या सुनना पसंद करते थे, क्या लिखना पसंद करते थे, तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज लिखना ज्यादा बेहतर समझते थे उस जमाने में। आज के जमाने में डेफिनेशंस लिखना प्रेफर ज्यादा करते हैं। सो फर्स्ट सेक्शन ऑफ एवरी एक्ट सेज दैट व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल।
in few acts you will find that there are long titles. लॉन्ग टाइटल क्या होता है? लॉन्ग टाइटल आपका एक तरीके का ऑब्जेक्टिव होता है जो कि बताता है उसका एक्ट का, है ना, कि ये एक्ट किस लिए, क्या है ये एक्ट, ये क्या करेगा ये एक्ट, दैट इज द लॉन्ग टाइटल। यहाँ पर शॉर्ट टाइटल सिर्फ दिया हुआ है, लॉन्ग टाइटल नहीं है। शॉर्ट टाइटल क्या होता है? शॉर्ट टाइटल इज द नेम बाय विच दिस एक्ट विल बी कॉल्ड, ठीक है, इसीलिए लिखा होता है कि इट विल बी कॉल्ड बाय दिस नेम। सो हम अगर रेफर करना चाहते हैं इस एक्ट को तो कोई नाम से रेफर करेंगे ना, इसका एक नामांकरण करेंगे, नाम देंगे इसे। तो दिस नेम दैट वी विल गिव टू दिस एक्ट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, इसको हम लोग इस नाम से जानेंगे, है ना। जब भी किसी बच्चे का नामांकन होता है, नामांकरण होता है, जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए पूजा रखी जाती है, उस बच्चे का नाम रखने के लिए पूजा रखी जाती है, और वहां पर बताया जाता है कि ये बच्चा आज से इस नाम से जाना जाएगा। तो उसी तरीके से ये एक्ट जब से एग्जिस्टेंस में आएगा तब से इस नाम से जाना जाएगा। ये शॉर्ट टाइटल यही चीज बताता है। देन द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ शॉर्ट टाइटल इज एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। एक्सटेंट मतलब होता है कि ये कहाँ तक लागू होगा, यानी कि टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करता है। Territorial extent, most of the cases you will see that it is applicable for the whole of India now. लेकिन कुछ सेक्शंस हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरियाज में अवेलेबल नहीं है। सच एज कि अगर आप आईपीसी में देखें तो आईपीसी का जो ये एक्सटेंट वाला क्लॉज है उसमें बताया गया है कि कुछ आईपीसी के क्लॉजेज is not applicable in the tribal areas unless it is notified by the governor of that state. तो एक्सटेंट में बताया जाता है कि ये कौन कौन सी टेरिटोरियल एरियाज में लागू किया जाएगा, और यहाँ पर लिखा है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में जहां भी उसकी टेरिटरी है वहां पर वो लागू होगा। अब टेरिटरी होने का क्या मतलब है? टेरिटरी होने का ये मतलब नहीं है कि जहां भी जमीन है उसका, नहीं। टेरिटरी होने का ये मतलब है कि जहां भी इंडियन लॉज होते हैं, जहां भी इंडियन एम्बेसी है, फॉरेन कंट्रीज में इंडियन एम्बेसीज है, तो इंडियन एम्बेसी के बिल्डिंग के अंदर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फॉलो होगा, क्योंकि वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया ही है। तो इट इज नॉट ओनली द फिजिकल टेरिटरी विच वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज द टेरिटरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। द अथॉरिटी, इंडियन एम्बेसी में अथॉरिटी किसकी होती है? इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी कहाँ कहाँ पर है वो बात यहाँ पर हो रही है। वही डिसाइड करेगा दैट वेदर इट इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। नाउ एक्सटेंट में प्रोटेक्टोरेट स्टेट अगर है कोई, अगर मान लीजिए कि भूटान जो है वो इंडिया का प्रोटेक्टोरेट स्टेट है, या नेपाल अगर प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन जाता है, यानी कि प्रोटेक्शन देने का, वहां के सिक्योरिटी के लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, तो कुछ एरियाज में लॉज इंडिया के फुलफिल होंगे, कुछ एरियाज में गवर्नमेंट विल हैव अ कंट्रोल ओवर भूटान, बट वो कुछ एरियाज में सिर्फ होगा। और अगर ऐसा होता है तो उस एक्ट में लिख दिया जाएगा, जहां पर कि रिक्वायरमेंट होगा इस तरीके की चीजें इंक्लूड करने का, वहां भी उस एक्ट में लिख दिया जाएगा, ठीक है। नाउ एक्सटेंट के बाद है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मैंने बता दिया, इट शैल कमेंस फ्रॉम 1st of September, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। सितंबर 1 1872 से ये एक्ट लागू हो जाएगा, यानी कि सभी कोई इस एक्ट में लिखे गए लॉज या प्रोविजंस को फॉलो करेंगे। इट इज obligatory for them to fulfill the principles of this act. Now let me tell you that सेकेंड सेमेस्टर में आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर। सो प्रोसीजरल लॉज एंड सब्सटेंटिव लॉ, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। प्रोसीजरल लॉज वो लॉज होते हैं जो आपको रास्ता बताते हैं कि आप किस रास्ते से जा सकते हैं कोर्ट, और जब कोर्ट जाते भी हैं तब कोर्ट जाने के बाद भी क्या क्या रास्ता फॉलो करना पड़ता है आपको अपने जस्टिस तक पहुंचने के लिए, रास्ता। सब्सटेंशियल लॉ क्या बताता है? आप क्या अचीव करना चाहते हैं,
वो क्या अचीव करना चाहते हैं वो आपका सब्सटेंस होता है। सच एज कि अगर थेफ्ट के लिए आपको पनिशमेंट दिलवाना है तो आप थेफ्ट के लिए पनिशमेंट अचीव करना चाहते हैं। सो दैट थेफ्ट इज व्हाट, दैट थेफ्ट इज अ सब्सटेंशियल लॉ। सिमिलरली ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये दोनों है, इसमें प्रोसीजर भी है और इसमें सब्सटेंस भी है। यानी कि उस तरीके के लॉज को जिसमें दोनों होता है उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव लॉ। आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट है दैट ऑल्सो इज एन एडजेक्टिव लॉ। जिनमें दोनों चीजें होती हैं उनको एडजेक्टिव लॉ बोलते हैं। नाउ देयर इज अ सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज का मतलब क्या है कि ये क्लॉज पर इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सेप्शन, मतलब सेविंग क्लॉज का मतलब होता है एक्सेप्शन, यानी इस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शायद फुलफिल नहीं होगा। सो इट इज एन काइंड ऑफ एक्सेप्शन। It says that nothing herein contained shall affect the provisions of any statute. इस एक्ट में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो किसी दूसरे स्टैट्यूट के प्रोविजंस को इफेक्ट नहीं करेगा या फिर किसी दूसरे एक्ट के प्रोविजंस को इफेक्ट नहीं करेगा या फिर किसी दूसरे रेगुलेशन के प्रोविजंस को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जो कि यहां पर रिपील नहीं किए गए हैं। यानी कि इन स्टैट्यूट, एक्ट और रेगुलेशन में वो चीजें रिपील नहीं किया गया है, फिर भी ये एक्ट उन प्रोविजंस को इफेक्ट नहीं करेगा। नॉर एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, नॉर एनी इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, नॉर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो अगर इनकंसिस्टेंट है भी, इस एक्ट के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट है तो भी वो इफेक्ट नहीं करेगा उसको। यानी कि ये सोनली एक अलग ही है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये अलग ही है। इवन इफ इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी विद सम अदर प्रोविजंस ऑफ अदर स्टैट्यूट और एक्ट और रेगुलेशन, तो वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कोर्ट का यही कोशिश होगा कि जो भी लॉज जिससे कि कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है वो हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट करके एक साथ चले, एक दूसरे को काटे नहीं। तो यही चीज यहाँ पर एक्सप्रेसली बता दिया है। हालांकि नहीं बताया होता तब कोर्ट देखता ऑब्जेक्टिव क्या है उस एक्ट का, जिस भी एक्ट में वो प्रोविजन है जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। बट यहाँ पर ये एक्सप्रेसली लिख दिया है तो ये कब मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड इज शैल। शैल वर्ड का मतलब यही होता है कि इट इज मैंडेटरी। तो मैंडेटरी कर दिया है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा किसी भी स्टैट्यूट, किसी भी एक्ट या किसी भी रेगुलेशन पर इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज योर इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ एनी एक्ट, क्योंकि वो एक्ट कुछ चीजों के लिए बनाई जाती है। इंग्लिश में अगर हम वर्ड्स पढ़ते हैं तो मीनिंग्स अलग होती हैं, बट देयर आर थिंग्स विच वी नीड टू क्लैरिफाई दैट अगर मैं क बोल रहा हूं तो आपको क ही सुनना चाहिए, अगर मैं ख बोल रहा हूं तो ख सुनना चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज बताता है कि क है, ख है। लेकिन अगर इंटरप्रिटेशन क्लॉज बताता है कि अगर मैं क बोल रहा हूं तो आपको ख समझना है, तो आप उस एक्ट के लिए ख ही समझेंगे, क नहीं समझेंगे। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज अगर स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली कुछ मेंशन करता है, कुछ डिफाइन करता है, तो उस डेफिनेशन को आप उस एक्ट में एज इट इज जैसा लिखा है वही समझते हैं, वही समझेंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, इस इंटरप्रिटेशन क्लॉज में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में कब आता है, कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। वो सारी चीजें जो कि एक इंटरप्रेट किया जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट में, उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वो सारी चीजें इंटरप्रिटेशन क्लॉज में लिखा हुआ है। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोलता है, इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस unless a contrary intention appears from the context. This statement, unless the contrary intention appears from the context, is very 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 important, क्योंकि ये चीज अगर नहीं लिखा होता है तो फिर
जो भी इसके बाद चीजें लिखी होती हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, वो चीज हर जगह एज इट इज फॉलो होगा। लेकिन अगर यहाँ लिख देता है कि जब तक कि कुछ कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट से अपीयर नहीं होता, इसका क्या मतलब है कि इसी सेक्शन, इसी एक्ट में, इसी एक्ट में अगर कुछ प्रोविजंस या सेक्शंस में लिख दिया जाए कि नहीं, वहां पर जो डेफिनेशन बताया गया था उससे यहाँ पर का डेफिनेशन अलग है, सच एज कि यहाँ पर प्रॉमिस का कुछ और मीनिंग बताया गया था और दूसरे सेक्शन, इसी एक्ट के दूसरे सेक्शन में प्रॉमिस का अलग मीनिंग बताया जा रहा है, तो उस सेक्शन में जो बताया जा रहा है इज समथिंग विच इज कॉन्ट्ररी टू द इंटरप्रिटेशन क्लॉज। और क्योंकि यहां पर लिख दिया है कि अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर होता है तो हम इसको भूल जाएंगे, जो वहां लिखा है उसी को मानेंगे। तो ये लिख देना इज इंडिकेटिव दैट whatever is written in that particular section will be followed। ठीक है, तो जब तक वो नहीं होता है तब तक यहाँ जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया गया है वही फॉलो होगा पूरे के पूरे एक्ट में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है इन दिस एक्ट, दिस एक्ट दिख रहा है ना, ये पूरे के पूरे एक्ट में वही चीज फॉलो होगा। ठीक है, देन योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का जो पहला पॉइंट है दैट डिफाइंस प्रपोजल। इंडिया में प्रपोजल बोलते हैं, ब्रिटेन में ऑफर बोलते हैं। दैट इज व्हाई इफ यू विल सी ब्रिटिश बुक्स, वहां पर आपको ऑफर लिखा हुआ मिलेगा, बट इंडियन बुक्स में आपको प्रपोजल लिखा हुआ मिलेगा। बिकॉज इन इंडिया द बेयर एक्ट सेज प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल कोई सा भी प्रपोजल हो सकता है, नॉर्मल प्रपोजल, लेकिन जो लीगल प्रपोजल है वो वही होगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यहाँ लिखा है। देखिए क्या लिखा है, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। तो प्रपोजल हम किसको मानेंगे कि कोई प्रपोजल कब कर रहा है? जब ही सिग्निफाइज। सिग्निफाई का मतलब क्या है? सिग्निफाई का मतलब है कम्युनिकेट्स। he communicates his willingness, he communicates his willingness to other। अब यहाँ अदर कौन अदर है? एक ही आदमी है या एक से ज्यादा लोग हैं, ये स्पेसिफाइड नहीं है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ दो लोगों में नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा लोगों में भी हो सकता है। ठीक है, सो विलिंगनेस का मतलब होता है दैट यू आर इंटेंडिंग। विलिंगनेस का मतलब होता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप चाह नहीं रहे थे आप, लेकिन आपने भेज दिया। आप कुछ करना चाह रहे हैं। सो विलिंगनेस मीन्स दैट यू आर विलिंग टू डू समथिंग, एंड दैट विलिंगनेस यू ऑफ डूइंग समथिंग यू आर कम्युनिकेटिंग इट। सिग्निफाई मतलब कम्युनिकेटिंग इट टू द अदर पर्सन। ठीक है, अब क्या चीज का विलिंगनेस है आपका, वो भी यहाँ बताया गया है। द विलिंगनेस इज ऑफ डूइंग और एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट। आप विलिंगनेस है आपका कि आप सामने वाले से बोल रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं कि कुछ करो या कुछ नहीं करो। डू एन एक्ट या एब्सटेन, एब्सटिनेंस, कुछ करो या कुछ नहीं करो। ठीक है, और इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज यू वांट दैट ही should give his assent। सिर्फ बता नहीं रहे हैं, आप अपने विलिंगनेस को उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं बिकॉज यू वांट समथिंग फ्रॉम हिम। दैट इज व्हाई इट इज सेइंग obtain the assent। आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, you want his assent over it। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या किसी भी एक्ट में आप देखेंगे देयर आर टू वर्ड्स, वन इज एसेंट एंड द अदर इज कंसेंट। एसेंट वर्ड का मतलब होता है कि किसी के बातों पर हाँ या ना बोलना, यानी सहमति, यानी एग्रीमेंट। और कंसेंट वर्ड का मतलब होता है परमिशन। फादर से मूवी देखने के लिए हम परमिशन लेते हैं,
लेकिन अगर हम फादर को अपनी कुछ बात बताते हैं और फादर उस पर राजी हो जाते हैं, यानी कि फादर एग्री करते हैं मेरी बात से, तो वो होता है एसेंट देना। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, वो एसेंट होता है। लेकिन अगर हम उससे परमिशन ले रहे हैं तो वो कंसेंट देना होता है। सो यहाँ पर जो वर्ड है दैट इज यूज्ड इज एसेंट, इट इज नॉट कंसेंट। सो एसेंट लेने के लिए मैंने उसको कुछ, सामने वाले को कुछ कम्युनिकेट किया इस विलिंगनेस से कि वो मुझे एसेंट देगा, तब जाकर वो एक प्रपोजल बनता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नजर में। यानी कि तीन चीजें हैं, पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है विलिंगनेस, और तीसरा है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एसेंट। ये तीन चीजें हैं, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जो कि बताती हैं कि वो एक वैलिड प्रपोजल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, ठीक है। देन योर इंटरप्रिटेशन क्लॉज का जो बी पार्ट है, ये देखिए बी, इट सेज व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। प्रपोजल तो हो गया, प्रपोजल कर दिया मैंने, मुझे आपसे कार खरीदनी है, ये मैंने प्रपोजल रखा, उसने बोला हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने एसेंट दिया, हाँ हाँ खरीदनी है, खरीद लेते हैं, उसने एसेंट दिया। सो बी यही बोलता है दैट व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जब भी जिसको प्रपोजल दिया गया है सिग्निफाइज हिज एसेंट, वो सिग्निफाई कर देता है, यानी मेरा पर्पस था कि वो एसेंट दे और उसने दे भी दी, तो ही सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू वर्ड मीन्स दैट जो मैंने प्रपोजल रखा है उसी के लिए उसने एसेंट दिया है। तो इससे रिलेटेड केस लॉ भी है, ये देयर टू वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैंने बोला उसको क, उसने रिप्लाई दिया मुझे ख का आंसर, तो दैट इज नॉट देयर टू, वहां पर देयर टू नहीं है, क्योंकि वहां पर जो रिप्लाई उसने दिया, जो एसेंट दिया, उसने उस प्रपोजल का नहीं दिया जो मैंने उसे रखा, उसने कुछ और चीज का मेरे को रिप्लाई दिया। तो इसीलिए एसेंट शुड बी of the same proposal which I am making. That is why we are using here the word thereto. The proposal is said to be accepted. So when the other person to whom I have signified my willingness, है ना, he signifies his assent, he signifies his assent thereto, then the proposal is said to be accepted. अगर वो बोल देता है कि हाँ हाँ खरीदूंगा मेरे प्रपोजल पर, जो कि था कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, तो इसका मतलब है कि उसने एसेंट दे दिया है एंड ही हैज एक्सेप्टेड इट, ही हैज एक्सेप्टेड माय प्रपोजल, एंड व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। जब एक्सेप्टेंस हो जाता है प्रपोजल का तब वो प्रॉमिस बन जाता है, देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस। Now C says that who is a promiser, and किसी को कुछ पूछना है? सर ये एक बार देयर टू वाला जो पॉइंट था ये रिपीट कर दो प्लीज। हाँ देखिए, प्रपोजल जो भी एक देयर टू वर्ड जो है, देखिए यहाँ पर देयर टू लिखने का ये मतलब है कि जो ए है उसमें लिखा है कि मैं किस वजह से उसको विलिंगनेस अपना कम्युनिकेट कर रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट हिज एसेंट, है ना, तो मैं उसको कुछ प्रपोज कर रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट हिज एसेंट ओवर दैट प्रपोजल। तो मैं जिस चीज को प्रपोज कर रहा हूं मुझे उसी का जवाब चाहिए, मुझे उसी का एग्रीमेंट चाहिए, उसी को वो एग्री करे, बस कुछ एक्स्ट्रा ना बोले। तो इसीलिए देयर टू वर्ड यही बताता है कि जिस चीज का प्रपोजल किया गया है प्रीवियस सेक्शन में, प्रीवियस सब क्लॉज में, उसी के लिए वो एसेंट दे, एसेंट देयर टू, उसी चीज के लिए वो एसेंट दे, तब जाकर वो एसेंट एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट होगा। अगर मैंने बोला कि क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे, और वो बोलता है उधर से तुम्हारी गाड़ी बहुत महंगी है, तो ये क्या है, ये मैंने प्रपोज किया कि क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे, इसका एसेंट कब होता, जब वो ये बोलता कि
मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, लेकिन उसने क्या बोला कि गाड़ी तुम्हारी बहुत महंगी है, तो उसने उस चीज का जवाब नहीं दिया जो मैंने प्रपोज किया, तो he did not assented to that proposal which I made, so that is why that is not a acceptance, वो acceptance नहीं हुआ। फिर आया समझ में? Yes, sir. Now Yes, sir. C says that who is a promiser and who is a promisee। जो प्रपोजल करता है he is a promiser, यानी कि उसने प्रपोजल रखा है, तो इसीलिए उसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रॉमिसर मानता है। और जिसको प्रपोजल रखा गया है, यानी कि जिसने एक्सेप्टेंस देना है, ही इज द प्रॉमिसी। ये हर जगह लागू होता है। जिसने इंटरव्यू लेना है, ही इज द इंटरव्यूअर, और जिसको इंटरव्यू देना है, ही इज द इंटरव्यूई। इंग्लिश की तरह है ये, नॉर्मल इंग्लिश। सो प्रॉमिसर इज द पर्सन हु प्रपोजेस एंड promisee is the person who has to accept the proposal। ठीक है। Now D says, D is the most important section of Indian Contract Act in regard to whether the contract is valid contract or not, because D talks about consideration। जब हम consideration पढ़ेंगे तब वापस से D को पढ़ेंगे। और हम किसको कंसिडरेशन बोलेंगे वो चीज दिया हुआ है। सो डी सेज व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को सुनिए। एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, यानी कि प्रॉमिसर कौन था? प्रपोजर, जिसने विलिंगनेस रखनी थी, कम्युनिकेट करनी थी। सो एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, यानी प्रॉमिसर के डिजायर पर, प्रॉमिसर प्रपोजर होता है और उसने जो चाहा था उसके डिजायर पर, द promisee or any other person has done or abstained from doing। promisee यानी कि acceptor, तो at the desire of the promiser, the promisee, that is the acceptor, has done, उसने कुछ किया या abstain किया from doing, कुछ किया या abstain किया from doing, और does or abstains from doing, कुछ किया था या कुछ एब्सटेन किया था पहले, और promises to do or to abstain from doing, फ्यूचर में कुछ करेगा या फिर फ्यूचर में कुछ एब्सटेन करेगा, समथिंग सच एक्ट और एब्सटिनेंस, तब वो एक्ट जो कि वो करता या किया था या करेगा या नहीं करता, नहीं करेगा और नहीं किया था, तो उस एक्ट को, सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तब वो जो एक्ट था उसको हम लोग कंसिडरेशन बोलेंगे कि उसने मेरे बोलने पे दो लोगों को चांटा लगाया था पहले, और वो चांटा जो था वो लॉफुल चांटा था, है ना, किसी की डिग्निटी को हार्म किया जा रहा था, तो मैंने उसको बोला कि तुम तो लगा दो चांटा, मैं देख लूंगा। तो चांटा जो लगाया गया दैट वाज एन एक्ट, और वो पास्ट में लगाया गया था, तो दैट चांटा कुड एक्ट एज अ कंसिडरेशन। ठीक है। या फिर एक दूसरा एग्जांपल समझिए, पहले मैंने उसको बोला था कि आज तुम मुझसे पैसे ले लो और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब तुम मुझे दे देना, तो पहले मैंने उससे पैसे ले लिए थे। ठीक है। तो जब पहले मैंने उससे पैसे ले लिए थे, यानी कि देयर वाज एन एक्ट दैट वाज इन्वॉल्व्ड। पैसा इज नॉट द कंसिडरेशन, व्हाटएवर वाज द एक्ट, पैसा लेना वाज द एक्ट, दैट एक्ट वाज द कंसिडरेशन। तो पैसा लेना इज द कंसिडरेशन, पैसा इज नॉट द कंसिडरेशन। उस चीज में डिफरेंस समझिए। सो पहले उसने जो भी किया था या अभी वो जो भी करेगा या फ्यूचर में वो जो भी करेगा,
या अभी जो भी किया या फ्यूचर में जो भी करेगा, तो उस चीज को, उस एक्ट को, जो भी वो किया था, किया है या करेगा, उस एक्ट को हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन। ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लॉ है इंडिया में जो लॉ है, वो जितनी भी चीजें पहले हुई हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के बनने से पहले हुई हैं, वो भी वैलिड कंसिडरेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है हैज डन, किया था। लेकिन इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। पास्ट का कोई कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन नहीं होता है। ठीक है, सो पास्ट का कंसिडरेशन कोई भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है क्या चीज में, इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में। अब देखिए यहां पर एक वर्ड लिखा है एनी अदर पर्सन। प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक टॉपिक है आपके सिलेबस में। एनी अदर पर्सन का मतलब ये है दैट यू आर डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट विथ अ पर्टिकुलर पर्सन, बट even if you are doing a contract with that particular person, but if the third person is involved who is not directly in the contract but he is the beneficiary, then that person also will be the part of the contract. तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है that the at the desire of the promisor, the promisee or any other person, कि प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन भी अगर कुछ करता है प्रोमिसर के डिजायर पर, तब भी वो भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा, और वो भी अगर कुछ करेगा तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन होगा। सिर्फ प्रोमिसी कुछ करेगा तो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा, कोई और आदमी भी अगर कुछ करता है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो वो भी एक वैलिड कंसिडरेशन होगा। आया समझ में डी? यस सर। अच्छे से समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ केसेस भी हैं। चिनैया वर्सेस रमैया का केस अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें कि बेटी अपनी बेटी को एक औरत बोलती है कि तुम मेरे मरने के बाद 653 रुपीज अपने मामा को देना हर महीने एज मेंटेनेंस। और जब उसकी माँ मर जाती है तो वो मना कर देती है, तो कोर्ट चला जाता है। तो वहां पर बात ये उठती है कि क्या मामा जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, कि क्या बेटी का कॉन्ट्रैक्ट मामा के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है। सो वहां पर कोर्ट इस चीज को हाईलाइट करती है कि जो एंड एनी अदर पर्सन जो है, इसका मतलब ये है कि प्रोमिसर के डिजायर पर कोई और आदमी भी अगर कुछ करता है तो वो भी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा। और यहाँ पर मामा जो है वो अदर पर्सन में आता है, और इसीलिए वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा और वैलिड कंसिडरेशन होगा, और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है, और लड़की को देना पड़ेगा अपने मामा को जो रकम उसकी माँ ने बताया था। तो ये केस आप लोगों ने पढ़ा है, चिनैया वर्सेस रमैया का केस है, अपने एग्जाम्स के लिए पढ़े थे? यस सर, एक्स्ट्रास में सर इसके हाँ। साथ। हाँ जी। सो ये चीज जो है ये कंसिडरेशन से रिलेटेड है। प्रिविटी ऑफ द कंसिडरेशन, प्रिविटी ऑफ द कंसिडरेशन आपका टॉपिक है सिलेबस का। नाउ डी सेक्शन तक हम लोगों ने देख लिया है, ई भी देख लीजिए। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट कब बनेगा? देखिए स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं। पहले प्रपोजल किसको बोलेंगे, फिर प्रॉमिस बनेगा, प्रॉमिस के बाद क्या बनेगा, वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए, और उसके बाद क्या होगा, जब प्रॉमिस बन गया है तो वैलिड कंसिडरेशन के बाद वो एक एग्रीमेंट बन जाएगा। तो वैसा प्रॉमिस जो कि एक कंसिडरेशन बनाता है, सच अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन इज ऑलवेज फॉर ईच अदर,
मेरा जो कंसिडरेशन है वो सामने वाला फुलफिल करेगा और सामने वाले का कंसिडरेशन मैं फुलफिल करूंगा। ठीक है, मैं किसी को कार दूंगा और सामने वाला मुझे पैसा देगा, तो सामने वाला जो पैसा दे रहा है वो मेरा कंसिडरेशन है और मैं उसको कार दे रहा हूं, ये उसका कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन हमेशा ऑपोजिट होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस, यानी कि मैं तुम्हें कार दूंगा is the reciprocal promise of the person who is purchasing the car, और उसके एवज में तुम मुझे पैसा दोगे, this is the reciprocal promise for the person who is selling the car। तो reciprocal promise मतलब कि सामने वाला मेरे को क्या प्रॉमिस कर रहा है उसको बोलते हैं reciprocal promise। ठीक है, so promises F देखिए, promises which form the consideration or part of the consideration for each other is called reciprocal promise। एक दूसरे का consideration form कर रहा है ना वो promise, so that is why it is known as the reciprocal promise। तो E और F, E बात करता है कि agreement जो है वो क्या होता है। agreement होता है वैसे promise या set of promises which forms a consideration, जो एक consideration form करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं agreement। उसके बाद agreement is not a contract until it is enforceable by law। तो G बोलता है an agreement not enforceable by law is said to be void। तो G बोलता है that वैसे एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल नहीं है लॉ से, यानी हम कोर्ट में जाकर नहीं क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस, वो वॉइड होंगे। लेकिन H बोलता है कि कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो वैसे एग्रीमेंट्स जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ हैं, वैसे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और कॉन्ट्रैक्ट मतलब होना ही ये बात का इंडिकेशन है दैट इट इज एनफोर्सिएबल इन कोर्ट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं मतलब इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे ही नहीं, उसको एग्रीमेंट बोल सकते हैं। सो ये पूरे का पूरा आपका एक स्टेप बाय स्टेप तैयार हो गया कॉन्ट्रैक्ट तक का। प्रपोजल के बाद प्रॉमिस बना, प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन साथ में मिलकर क्या बना, एग्रीमेंट बना। एग्रीमेंट जब बन गया तब वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर वो एनफोर्सिएबल नहीं है तो वो वॉइड होगा, है ना। तो ये चीजें जो थी आपकी अभी तक इम्पोर्टेंट जो थी, इसको इतना ही तक रखते हैं क्योंकि 1:30 बजे से हमारी टॉट की क्लासेस हैं। तो हम 1:30 बजे मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।